डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज जिस मर्डर मिस्ट्री को मैं लेकर आया हूँ उसको देखकर तो आपके दिमाग में यह आएगा कि भाई कहानी एक्सप्लेन कर रहे हो या रॉ एजेंट बनने की ट्रेनिंग दे रहे हो, क्योंकि कहानी इतनी मिस्ट्रीज और ट्विस्ट से भरी पड़ी है कि एक लास्ट मिनट में भी आपको झटका लग सकता है कि मर्डर कौन है और कौन इनोसेंट है। और इसी वजह से 2021 की कोरिया की बेस्ट मर्डर मिस्ट्री का अवार्ड भी इसको मिला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा प्लॉट समझा देता हूँ। रहने दो यार, छोड़ो, सीधे मूवी शुरू करते हैं, पूरा सस्पेंस बना रहेगा, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बेहोश होती है और तभी उसको होश आता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जेनी का एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसकी याददाश्त चली गई और उसे अपना नाम तक भी पता नहीं। वो सब कुछ भूल चुकी है कि उसका पति कौन है, वो रहती कहाँ थी, वगैरह वगैरह। तब हमें उसके पति जॉन को दिखाते हैं जो उसे ये बताते हुए कहता है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है और मैं तुम्हारा पति हूँ। इसके बाद दोस्तों जेनी को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और जॉन उसे वॉक के लिए बाहर लेकर आता है, जिस दौरान जॉन उसको एक डायरी देता है जिसे पढ़ने पर जेनी को पता चलता है कि वो एक अनाथ थी। जेनी उससे पूछती है कि तुमने मुझसे शादी के लिए प्रपोज कैसे किया था। जॉन जवाब देता है कि मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था। जेनी यहाँ पर फिर से सवाल पूछती है कि तुमने मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया, ये बताओ। जॉन कहता है कि इस बारे में तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। अगले सीन में दोस्तों जॉन जेनी को घर में लेकर जा रहा होता है और अब तो जेनी ठीक हो चुकी है, इसलिए वो इस खुशी में एक सरप्राइज प्लान करता है, जिसके लिए वो सबसे पहले अपने फ्लैट में जाता है और जेनी को पीछे से आने के लिए कहता है। और जब जेनी लिफ्ट के जरिए अपने फ्लैट में जा रही होती है तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और बेचैनी की वजह से वो वहीं पर बेहोश। कुछ देर के बाद जॉन आकर उसको संभालता है। इसके बाद उसको घर लेकर आता है और जब जेनी को होश आता है तो जॉन उसे घर में लगी हुई एक पेंटिंग दिखाते हुए कहता है कि इस पेंटिंग में कनाडा दिखाया जा रहा है। तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले तुम वहीं पर जाना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा। अगले दिन दोस्तों जॉन इमिग्रेशन ऑफिस में जाता है। वहां वो अपने सभी प्रॉपर्टीज को बेचकर कनाडा शिफ्ट होने की बात करता है। अब इस पर इमिग्रेशन ऑफिसर उसको इसका कारण पूछते हैं कि क्यों जाना चाहते हो। जवाब में जॉन बताता है, मेरी वाइफ को हमेशा से कनाडा में शिफ्ट होना था और अभी उसकी तबीयत भी खराब है, इसलिए मुझे लगा कि उसकी फेवरेट जगह पे ले जाकर वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों हम जेनी को लिफ्ट में देखते हैं जहाँ एक छोटी बच्ची लिफ्ट में आती है और उसका बैग का चेन खुला होता है। जेनी उस चेन को बंद करने लगती है। उसी वक्त उसको ऐसा विजन आता है कि इस बच्चे की कुछ ही देर में एक्सीडेंट होने वाला है। इसके बाद लिफ्ट नीचे जाती है और वो बच्ची वहाँ से रोड पर चली जाती है, जहाँ जेनी देखती है कि सामने से एक ट्रक आ रहा है और वो उस बच्चे को उड़ा देगा। जेनी भागते हुए उस बच्ची को बचाने जाती है, लेकिन इसी बीच वो खुद उस ट्रक का शिकार बनती उससे पहले जॉन वहाँ पर आकर जेनी को बचा लेता है। और फिर वो देखती है कि वो ट्रक तो पहले से रुक चुका है और उस बच्ची को एक लड़का जो कि उसका भाई हो सकता है वो सेफली उसको घर लेकर जा रहा है, जिसके बाद जॉन जेनी को फिर घर लेकर आता है। दोस्तों यहाँ पर हमें समझ पाते हैं कि शायद एक्सीडेंट की वजह से जेनी को डेजावू की पावर मिल चुकी है। डेजावू में होता यह है कि हमें ऐसा लगता है कि हमने ये चीज पहले भी देख ली है, मतलब एक तरफ से फ्यूचर में होने वाली चीज हमको पता चल जाती है। अब हम एक बिल्डिंग के ओनर को देखते हैं जो दो डिटेक्टिव्स को बता रहा होता है कि मेरी बिल्डिंग से पिछले कुछ दिनों में कई सामान चोरी हुआ है और दोनों डिटेक्टिव इसी छानबीन के लिए वहाँ पर आए होते हैं। और हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग को याद रखेगा क्योंकि आगे ये कहानी में बहुत बड़ा प्लॉट रिवील करने वाला है। आगे आ जाइए। जेनी को वापस वही लड़की दिखती है और इस बार उसे विजन आता है कि उस बच्ची के घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने वाला है, इसीलिए वो उस बच्ची के पीछे जाती है, लेकिन उसके घर के पास पहुंचते ही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। जेनी फिर ये बात जॉन को बताती है, लेकिन जब जॉन इस बारे में पता करता है तो पता चलता है कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट हुआ ही नहीं, ये बस जेनी का हालुसिनेशन था। तो इसके लिए जॉन जेनी को एक डॉक्टर के पास लेकर आता है जो जेनी को कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद ना दोस्तों जेनी को फिर से वही बच्ची दिखाई देती है जो कि इस बार अपने भाई के साथ होती है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई होता ही नहीं और ये सब जेनी के दिमाग का खेल होता है। जॉन भी इस बात को समझ जाता है कि जेनी के दिमाग की हालत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए जेनी का मूड बदलने के लिए वो उसे बीच पर लेकर आता है। अब उसी रात की बात है, जेनी जब सो रही होती है तब उसको ऐसा नाइटमेयर आता है जिसमें वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। कुछ देर के बाद जेनी से मिलने के लिए वही दो डिटेक्टिव्स आते हैं जिन्हें दोस्तों हमने कुछ देर पहले देखा था उस घर में, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आए हैं? इसका कारण होता है कि जब जेनी हॉस्पिटल में थी तब उसके इलाज के समय डॉक्टर्स ने ये गौर किया कि जेनी के शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे उनको लगा कि जेनी को उसका पति बहुत मारता होगा। इसीलिए उन्होंने ये बात डिटेक्टिव्स को बताई ताकि वो पता कर सके कि कहीं जेनी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार तो नहीं हो रही। और यही सवाल जब वो डिटेक्टिव्स जेनी से पूछते हैं तो जेनी इसका जवाब ना में देती है, ये कहते हुए कि मेरे पति मुझ पर आज तक गुस्सा तक नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जेनी के साथ पहले डोमेस्टिक वायलेंस होता हो
जिसके बारे में अब वो बिल्कुल भूल चुकी है। खैर देखते हैं आगे। डिटेक्टिव्स जैनी को एक पेपर पर साइन करने को कहते हैं, जिस दौरान वो उसमें जॉन की बर्थ डेट देख लेती है और उसे पता चलता है कि कल ही जॉन का बर्थडे है। जैनी फिर पेपर को साइन करके वापस कर देती है और जब डिटेक्टिव्स वहां से जा रहे होते हैं तो वो जैनी और जॉन की वेडिंग फोटो पर गौर करते हैं, जहां हस्बैंड राइट साइड में खड़ा होता है और वाइफ लेफ्ट साइड में, जबकि ट्रेडिशंस के हिसाब से हस्बैंड को लेफ्ट साइड में होना चाहिए था। जिसके बाद डिटेक्टिव्स ये कहते हुए चले जाते हैं कि अगर आपके साथ देखो कुछ भी गलत हो तो हमें बताइएगा। और दोस्तों अब जैनी जब जॉन के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए बाहर जाती है तो उसे लिफ्ट में एक लड़की मिलती है, जिसको देखकर उसे विजन आता है कि जल्दी कोई उस लड़की को मारने की कोशिश करने वाला है। इसलिए जैनी उसे रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की उसकी बात तक नहीं मानती और चली जाती है। उसका पीछा करते हुए जैनी मार्केट में आ जाती है, जहाँ वो गौर नहीं कर पाती कि वो लड़की कहाँ गई। तभी एक औरत जैनी के पास आती है और उससे ऐसे बात करने लग जाती है जैसे कि वो उसको जानती हो। जिसके बाद दोस्तों वो जैनी को एक स्कूल लेकर जाती है और बताती है कि तुम यहाँ पर आर्ट टीचर थी। साथ ही दोस्तों उस औरत की बातों से हमको ये भी पता चलता है कि जैनी का पति उसे पहले काफी मारता पीटा करता था, जिसके बारे में अब जैनी को कुछ भी याद नहीं है। उसी दौरान जैनी को जॉन के ऑफिस का कार्ड मिलता है, इसीलिए जॉन को सरप्राइज देने के लिए वो सीधे उसके ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि ये ऑफिस तो 6 महीने से बंद है और बैंकरप्ट होने की वजह से जॉन ने ऑफिस को बंद कर दिया। अब इन बातों के बारे में जब रात को जैनी जॉन से पूछती है कि तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई कि ऑफिस बंद हो गया है, और हाँ मैं एक आर्ट टीचर थी, ये तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो दोस्तों इस पर जॉन बड़ी चालाकी से सवाल को टाल देता है और बिना मोमेंट का रोमांटिक होना शुरू हो जाता है ऑब्वियसली बात को टालने के लिए। दोस्तों अब अगले दिन हमें पता चलता है कि जिस बिल्डिंग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था ना, उस बिल्डिंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जॉन को ही मिला था, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से जॉन ने बिल्डिंग के काम को बीच में रोक दिया। और अब होता यह है कि ये सभी बातें उन डिटेक्टिव्स को भी पता चल जाती है। दूसरी तरफ हम जैनी को देखते हैं, जिसे आर्ट स्कूल में अपना एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसके कई पुरानी चीजें होती है। उसी में उसे कई फोटोज भी मिलते हैं जिसमें वो किसी अनजान आदमी के साथ काफी क्लोजली बैठी होती है। अब इसके दो जवाब हो सकते हैं कि पहला तो ये कि जिस आदमी के साथ वो फोटो में है वो उसका असली पति है, या दूसरा कि जॉनी की याददाश्त जाने से पहले उसका अपने पति के अलावा किसी और के साथ भी अफेयर था और ये वही आदमी होगा। आगे जैनी जब उस बॉक्स को लेकर अपने घर जा रही होती है तब उसे लिफ्ट में एक आदमी मिलता है और उसके लिए उसे विजन आता है कि यह आदमी किसी को जाकर मारने वाला है, इसलिए जैनी उसको ऐसा नहीं करने के लिए कह देती है। और ये सुनते ही वो आदमी जैनी पर ही दोस्तों हमला कर देता है और उसे लिफ्ट से बाहर फेंक देता है। और जब तक जॉन आकर जैनी को संभालता तब तक लिफ्ट वहाँ से चली जाती है। पर हालांकि दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जैनी का बस हेलुसिनेशन ही था और कुछ नहीं। आगे उसी रात की बात है, जैनी जब अपने घर से बाहर आती है तो उसको ऐसी बड़ी अजीब आवाज आती है जैसे कि कोई आदमी किसी को मार रहा हो। जैनी भी उन आवाजों के पीछे उस फ्लैट तक पहुंचती है जहां से ये आवाजें आ रही थी मतलब, और तभी वहां से एक आदमी सूटकेस लेकर बाहर आता है जिसमें शायद उस लड़की की डेड बॉडी थी जिसे टॉर्चर किया जा रहा था, जिसको देखकर जैनी जल्दी से छुप जाती है और उसके पॉकेट से एक चेन गिरता है जिसको जैनी देख लेती है, पर उसे ये कंफर्म नहीं होता कि ये आदमी है कौन। लेकिन कुछ ही पलों में दोस्तों हमें ये समझ में आ जाता है कि ये जो आदमी है ये जॉन ही है, क्योंकि बिल्डिंग से उतरने के बाद सिक्योरिटी गार्ड उसे जैनी का वो बॉक्स देता है जिसमें जैनी के वही सभी फोटोज होते हैं, और उस बॉक्स को जैनी लिफ्ट में भूल गई थी पहले। दोस्तों उन फोटोज को देखने के बाद ये जॉन समझ जाता है कि जैनी को पता चल गया है कि उसके अलावा यानी कि जॉन के अलावा भी उसका कोई दूसरा हस्बैंड है या पार्टनर है, क्योंकि इन फोटोज में वही दिख रहा है। अगले दिन की बात है, जैनी सुबह सुबह ही उस स्कूल टीचर के पास जाती है जिसने उसे बताया था कि तुम एक आर्ट टीचर थी, और उससे पूरा कंफर्म करने के लिए वो पूछती है क्या मेरा पति मुझे मारता था, जिसका जवाब दोस्तों वो हाँ में देती है। जैनी उसे ये भी पूछती है कि क्या मेरी याददाश्त जाने से पहले मेरा किसी के साथ अफेयर वगैरह था, और ये श्योर करने के लिए क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा कि वो फोटो वाला आदमी मेरा पति है या बॉयफ्रेंड या कौन है। तो टीचर जवाब देती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा अफेयर था या नहीं, लेकिन हाँ मुझे याद है कि तुम्हारा पति तुम्हें बहुत मारता था, क्योंकि उसे हमेशा इस बात का शक रहता था कि तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सब जानकर दोस्तों जैनी घर आ रही होती है, तभी गार्ड से उसको पता चलता है कि रात में जो आदमी सूटकेस लेकर जा रहा था वो जॉन ही था। साथ ही दोस्तों ये बात और भी कंफर्म हो जाती है तब जब रात वाली चेन जॉन के पॉकेट में मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि जॉन ने पिछली रात किसी लड़की को मारा है। जिसके बाद वो सीधे जाकर इस बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देती है। तभी जॉन को भी इस बात का पता चलता है कि जैनी पुलिस स्टेशन में गई है, क्योंकि वो उसके फोन को दोस्तों ट्रैक कर रहा था। जॉन तभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन तब तक जैनी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दी थी, जिस वजह से अब उसे अरेस्ट किया जाता है। और इस पर जॉन ऑफिसर से कहता है कि जैनी अभी थोड़ी बीमार है और उसे भ्रम हो रहा है, फालतू की चीजें दिख रही है, इसलिए वो जो भी कह रही है वो सच नहीं है। जिसके बाद ऑफिसर्स उस लड़की के घर में जाते हैं जिसका मर्डर हुआ था, और उन्हें वहां पर पता चलता है कि पिछले 1 साल से इस फ्लैट में कोई रहता ही नहीं था। ऑफिसर्स फिर जॉन को छोड़ देते हैं क्योंकि उस फ्लैट में तो कोई 1 साल से रहता ही नहीं था।
लेकिन जेनी को विश्वास नहीं होता कि जो उसने देखा वो गलत था क्या। हालांकि तभी जॉन उसे कहता है कि परसों हम दोनों कनाडा चले जाएंगे। तभी जेनी को बिल्डिंग के नीचे वही आदमी नजर आता है जिसके साथ वो फोटो में थी और उसे एक आदमी मार रहा था क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं वापस किए थे। खैर तभी उसकी नजर ना जेनी पर पड़ जाती है, उस आदमी की, और वो उससे पूछने लगता है कि तुम इतने दिनों से कहाँ पर थी। वो तो ऐसे पूछता है कि जैसे जेनी उसकी पत्नी है और वो जेनी का पति। तभी वो जेनी को अपने घर पर लेकर आ जाता है, जहाँ जेनी को पता चलता है कि इस आदमी का नाम है जॉन और यही उसका असली पति है, क्योंकि उसके घर में जो वेडिंग फोटो थी ना उसमें ये वाला जॉन लेफ्ट साइड में था, यानी कि यही जेनी का असली पति है जो उसे मारता था, उस पर शक करता था। लेकिन दोस्तों तब आप सोचेंगे फिर वो कौन है जो इतने समय से जेनी का पति बन के बैठा था। तो दोस्तों ये था जेनी का सौतेला भाई किम सुन। और किम सुन ने ऐसा क्यों किया ये बस हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। आगे जेनी को विजन आता है कि आज रात जॉन को कोई मारने वाला है, यानी उसके अपने पति को। तभी जॉन ये कहते हुए फ्लैट से चला जाता है कि रात में मुझे बिल्डिंग के पास मिले। दोस्तों ये वही बिल्डिंग है जिसे मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए कहा था। अब रात में जब जेनी उस बिल्डिंग के पास पहुंचती है तब उसे वहां पर अपना भाई किम सुन दिखता है जिसने जॉन को मार डाला है और सामने जॉन की डेड बॉडी पड़ी है। जेनी तुरंत ये बात डिटेक्टिव्स को कॉल करके बता देती है और अगले पल डिटेक्टिव्स वहां पर पहुंचकर जेनी के भाई किम सुन को अरेस्ट कर लेते हैं, जहां उन्हें जॉन की बॉडी बिल्डिंग के दीवार में दफनाई मिलती है। अब आप सोचेंगे कि किम सुन ने तो अभी जॉन को मारा था, तो उसने इतनी जल्दी दीवार में उसको कैसे दफना दिया। इसका जवाब है दोस्तों कि जो जेनी ने अभी तक देखा वो बस उसका विजन था। असल में किसी ने किसको नहीं मारा था, उधर वो डेड बॉडी पहले से ही थी दोस्तों। अब अगर इस पर आपको भी कंफ्यूजन है तो बस 2 मिनट रुकेगा, जल्दी सब समझ में आ जाएगा। अब आगे डिटेक्टिव्स किम सुन को अरेस्ट कर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने जॉन को क्यों मारा। इसके जवाब में दोस्तों किम सुन कहता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि जॉन और जेनी को मार के उनके इंश्योरेंस के पैसे मैं ले लूं, क्योंकि अगर वो दोनों मर जाएंगे तो जेनी का भाई होने के नाते मुझे ही इंश्योरेंस पैसे मिलेंगे, क्योंकि इनका कोई और है ही नहीं। इसके बाद दोस्तों किम सुन को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाता है। अब आप ये समझेंगे कि किम सुन ही इस मूवी का मर्डरर है और वही गलत आदमी है, लेकिन अभी आपको लगेगा बहुत बड़ा झटका। दूसरी तरफ हम जेनी को अपने घर पर देखते हैं, जहां अचानक से जॉन घर पर आ जाता है। लेकिन ये हो कैसे सकता है, जॉन तो मर गया था, उसी की तो डेड बॉडी दीवार के पीछे मिली थी। लेकिन दोस्तों वो जॉन नहीं था। जेनी अब देखती है कि जॉन जिंदा है और वो जल्दी से ये बात डिटेक्टिव्स को कॉल करके बता देती है, जिसके बाद डिटेक्टिव्स जेनी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और साथ ही साथ किम सुन भी बड़ी चालाकी से जेल से बाहर निकलकर उनके पीछे आने लगता है। वहीं दोस्तों हम जॉन को भी देखते हैं जो कि जेनी को बताता है कि वो बॉडी किसकी थी जो दीवार के पीछे मिली थी। तो दोस्तों कहानी ये है कि लगभग 2 महीने पहले जॉन ने गैंगस्टर से पैसे उधार लिए थे जिससे वो लौटा नहीं पा रहा था और इसीलिए वो गैंगस्टर जॉन को धमका रहा था। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉन ने उस गैंगस्टर को उस बिल्डिंग के पास बुलाया और उसे मारकर दीवार में दफना दिया। तभी उसी वक्त जेनी भी वहां पर आ गई और उसने जॉन को यह क्राइम करते देख लिया। दोस्तों आपको याद होगा कि जॉन जेनी पर बहुत शक करता था। उसी वक्त दोस्तों उसे जेनी के बैग से कनाडा के टिकट्स मिले, जिससे जॉन को लगा कि जेनी किसी और मर्द के साथ कनाडा जाने का प्लान बना रही है, जबकि जेनी तो जॉन के साथ ही कनाडा जाना चाहती थी, बस उसने उसे बताया नहीं था और टिकट ले लिया था। अब इसी शक के गुस्से में जॉन ने फिर से जेनी को मारने की कोशिश की, लेकिन जेनी ने अपने बचाव में जॉन को ही रॉड से मार दिया और तभी वहाँ पर किम सुन आ गया, जिसने देखा कि उसकी बहन ने जॉन को मार दिया है। इसलिए उसने जॉन की डेड बॉडी वहीं पर छिपा दी और उसका मर्डर अपने सर पर लेने की बात करने लग गया ताकि उसकी बहन न फंसे। लेकिन जेनी अपने पति को मरने के सदमे में इतनी दुखी हो गई थी, जिसके बाद उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन वो मरी नहीं, बस बेहोश हो गई। और फिर किम सुन ने जेनी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। इसी सीन से दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है। अब आप सोचेंगे कि फिर किम सुन ने जेनी के होश में आने के बाद जॉन बनने का नाटक क्यों किया, क्यों वो उसका पति बनने का नाटक कर रहा था। इसका जवाब है कि किम सुन को लगा कि अब जॉन मर चुका है और जेनी की याददाश्त भी चली गई है, इसलिए जेनी का यहाँ पर कोई है तो नहीं और जेनी को हमेशा से कनाडा जाना था। इसलिए किम सुन ने यह नाटक किया ताकि वो अपनी बहन को कनाडा जाकर सेटल करवा पाए। यानी कि किम सुन बुरा आदमी नहीं है, सबसे अच्छा कैरेक्टर है और इसी वजह से पूरी मूवी में वो बस जेनी को कनाडा ले जाने की कोशिश कर रहा था ताकि जेनी एटलीस्ट अपनी फेवरेट जगह पर जा पाए। यहाँ पर एक और बड़ा ट्विस्ट आता है दोस्तों कि इनको लगता है कि जेनी के उस रॉड के कारण जॉन मर गया उस रात, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। जॉन मरा नहीं था बल्कि वो बेहोश ही हुआ था, जो कि अगले दिन फिर से होश में आ गया। और दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ और चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो 2 बच्चे कौन थे जिन्हें जेनी हमेशा देखा करती थी। तो वो 2 बच्चे जेनी और किम सुन ही थे दोस्तों, और वो उनका बचपन था जिसकी यादें जेनी को वापस आ रही थी। इसका कारण था कि जेनी की याददाश्त वापस आ रही थी,
इसीलिए उसको पुरानी बातें याद आ रही थी। यानी कि जो भी जेनी ने विजन की तरह देखा वो सब फ्यूचर में होने वाली चीज नहीं थी, बल्कि वो सब वो चीजें थी जो कि उसके साथ पहले हो चुकी हैं। तो अब आप सोचेंगे कि फिर जो विजन उस दिन जेनी को आया था, जिसमें उसने किम सुन को किसी डेड बॉडी को सूटकेस में ले जाते हुए देखा था, वो क्या था? और उससे पहले उसने किसी लड़की को टॉर्चर होते हुए आवाज सुनी थी, वो क्या था? ये कौन सी यादें थी जो जेनी को याद आ रही थी? तो ये यादें थी दोस्तों जेनी और उसके पिता की। जेनी के पिता एक शराबी थे जो जेनी को मारते रहते थे, और ऐसे ही एक रात को वो जेनी को मार रहे थे, तभी वहाँ पर उसका भाई किम सुन आ गया और उसने अपने पिता को ही मार दिया। जिसके बाद उसने अपने पिता की डेड बॉडी को एक सूटकेस में रखा और एक जगह जाकर उसको दफना दिया। और हाँ दोस्तों, ये बात भी जेनी को याद आ जाती है और एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव्स को कहकर उस डेड बॉडी को बाहर निकलवा लेती है, जो कि उसके शराबी पिता की डेड बॉडी थी। तो अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि यहाँ बुरा आदमी किम सुन नहीं, जॉन है। जॉन शक की वजह से अपनी बीवी जेनी को मारना चाहता था, और अभी करंट सीन में भी जॉन ऐसा ही करता है। वो जेनी को मारने के लिए घर में आग लगा देता है और वहाँ से भागता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव्स आ जाते हैं और जॉन को पकड़ लेते हैं, पर जेनी तो अभी आग में फंसी रहती है दोस्तों। इसलिए किम सुन भागते हुए जेनी के पास जाता है और तभी घर में होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट, जिसमें किम सुन अपनी बहन को बचाने के लिए उसे पूरी तरह घेर लेता है। बेचारा किम सुन तो मारा जाता है, लेकिन जेनी बच जाती है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो डिटेक्टिव्स उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं और होश आने के बाद उसको एक वीडियो टेप देते हैं, जो कि किम सुन के इमिग्रेशन ऑफिस वाला वीडियो टेप होता है, जिसमें किम सुन बताता है कि मेरी बहन जेनी का सपना था कनाडा जाना, इसीलिए मैं उसको कनाडा लेकर जाना चाहता हूँ। और दोस्तों, इसे देखकर जेनी बड़ी इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।